Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the ozone depletion causes and effects. आज हम लोग ओजोन की क्षति के बारे में और उसकी क्षति होने से मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं और ओजोन परत की जो कमी हो रही है, जो क्षति हो रही है, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या कारण हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर क्या है. जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ कई एक जो है वो परतें हैं, वातावरण की कई एक परतें हैं, जिसमें से एटमॉस्फेयर में अर्थ में एक परत है जिसका नाम है समताप मंडल, और जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं. ठीक है. इस मंडल में, इस स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, क्या होती है, ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है. समताप मंडल में जो है वो ओजोन लेयर जो है होती है वो पाई जाती है. ओजोन लेयर का काम क्या है? अगर हम ओजोन लेयर के कार्य की बात करें तो इट एक्ट्स लाइक अ शील्ड. ये क्या है? शील्ड की तरह कार्य करती है. कैसे शील्ड? एक ऐसी शील्ड, एक ऐसा रक्षा कवच जो कि क्या करता है, जो सूरज से, जैसे कि आप जानते होंगे, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट्स रेज जो हैं वो पास होती हैं. अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो प्रभाव है वो ह्यूमन लाइफ पर और जो हमारे मानव पर, जो ये मानव पर या मानव समाज पर ये जो सूरज की अल्ट्रावायलेट्स किरणों का जो बुरा प्रभाव हो रहा है, ये जो बुरा प्रभाव पड़ता है, जो हार्मफुल ये रेज हैं, इसकी वजह से बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, यानी कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि ह्यूमन को, इंसानों को हो जाती हैं. इससे बचने के लिए हमारी ओजोन परत क्या है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो क्या करती है, वो एक शील्ड का काम करती है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करने से, यहाँ पर आने से, पृथ्वी पर आने से रोकती है. और अगर ये चीज़ मानी जाए तो अल्ट्रावायलेट किरणों की जो मीडियम फ्रीक्वेंसी है, जो कि सन से अल्ट्रावायलेट किरणों की जो मीडियम फ्रीक्वेंसी से जो यहाँ पर आती हैं, अगर हम इम्पोर्टेंस समझे ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर क्या करती है, जो 97 से 99% से ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम क्या है, ज़्यादातर सभी एब्जॉर्ब करना. 99% का मतलब ये हो गया. तो मध्यम जो आवृत्ति की किरणें होती हैं, जो मीडियम फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, उन्हें क्या करती है, वो अवशोषित कर लेती है. अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि ये जो है इसका कंपोजिशन कैसा है ओजोन लेयर का, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, जो मैंने अभी बताया कि जो ओजोन लेयर का जो कंपोजिशन है वो 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 3 एटम्स से मिलकर के बना है, और जिसको हम लोग बेसिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो O3 से करते हैं. इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड का वो O3 से किया जाता है. हेयर यू सी इन द स्क्रीन. अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन परत पाई जाती है, वहाँ पे लार्ज अमाउंट में क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है. अगर हम बात करें कि ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर फॉर्म्स व्हेन अ रेडिएशन और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. ठीक है. जब कोई भी रेडिएशन और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 डिफरेंट एटम्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और क्या करते हैं, अलग अलग जा करके मिल करके किसी और मतलब एटम से मिल करके फॉर्म क्या करते हैं, ओजोन O3 का फॉर्मेशन करते हैं.
Here you see the complete composition. Ozone forms when a radiation or electrical discharge causes the oxygen molecule to split into two different atoms. ठीक है, दो different atoms में क्या करते हैं, split कर जाते हैं, टूट जाते हैं, so that they can individually join with other atoms, जिससे कि वो अलग अलग जा कर के अलग एटम से क्या हो, इंडिविजुअली ज्वाइंट हो सके और ओजोन O3 को फॉर्म करते हैं इस तरह से. ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज ओजोन डिप्लेशन, कि ओजोन डिप्लेशन क्या है. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं इस बात को कि जो सो नाउ कमिंग टू आवर ओजोन डिप्लेशन. अब हम लोग ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ओजोन डिप्लेशन. ओजोन डिप्लेशन जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ओजोन डिप्लेशन क्या है, ओजोन का पतलापन, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो ओजोन पाई जाती है उसके पतलेपन को, यानी कि उसके पतले होने को ही ओजोन डिप्लेशन की संज्ञा दी जा सकती है. अच्छा, ओजोन डिप्लेशन का जो मेन रीज़न है ये क्या है कि इन द अपर एटमॉस्फेयर, इसमें जो क्या है अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स जो रिलीज़ होते हैं जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन. ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है जो कि विभिन्न कहते हैं मानव गतिविधियों, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है, जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए मतलब इसके लिए ज़िम्मेदार हैं. क्लोरीन और ब्रोमीन के रिलीज़ के लिए ये गैसें क्या करती हैं, इसको जो ओजोन को परत होती हैं वो थिन करती हैं. तो द थिनिंग इज़ मोस्ट प्रोनाउंस्ड. सबसे ज़्यादा अगर हम थिनिंग की बात करें तो कहाँ पर पाई जाती हैं, पोलर रीजन्स में ज़्यादातर थिनिंग जो होती है वो पाई जाती है, स्पेशली अंटार्कटिका में. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम इस टाइम पे बन गई है, जिसको देखते हुए क्या कहा जा सकता है कि इसमें क्या होता है कि ये इतनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है कि अगर इसका इंक्रीमेंट, ठीक है, अगर इसका इंक्रीजमेंट या इंक्रीमेंट ज़्यादा हो गया और अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ हैं वो अर्थ सरफेस पर क्या होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती हैं अर्थ सरफेस पर अल्ट्रा वायलेट रेज़, तो उससे क्या होता है, इट कॉजेज़, जिससे क्या होता है, जो बहुत सारी ऐसे डिजीज़ेस हैं जो अल्ट्रावायलेट रेस के वजह से होती हैं, जिसमें स्पेशली जो है स्किन कैंसर की बात आती है, आई कैटरेक्ट है, और जेनेटिक जो इम्यून सिस्टम, जेनेटिक जो होती हैं कुछ खराबियां पैदा हो जाती हैं, और जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो जो होता है वो डैमेज जो होता है होने की आशंका की ज़्यादा होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होने लगता है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके लिए जो सरकार, जो गवर्नमेंट है, उसके लिए क्या किया गया, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्या किया गया है, बनाया गया है, जो कि 1987 में बना है, जो ओजोन परत के क्षतिकरण या ओजोन परत के जो पतलापन हो रहा है इसके बचाने के लिए वर्क कर रहा है. इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए गए, और क्या हुआ कि इसके ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है जो कि 1987 में आया है, ये फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ओजोन को जो नुकसान करते हैं ऐसे केमिकल्स, रसायन, उसके प्रोडक्शन पे, उसके उत्पादन पर, उसके उपयोग को रोकने के लिए लागू किया गया हम फर्स्ट प्रोटोकॉल, यानी कि पहला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता कह सकते हैं. एज अ रिज़ल्ट, इसके रिज़ल्ट में क्या मतलब, अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो इसके लिए, इन केमिकल्स को रोकने के लिए, इन केमिकल्स के उपयोग को रोकने के लिए, तो क्या होगा, बहुत ही जल्द ऐसा हो सकता है कि ओजोन लेयर की क्या किए जा सके, रिकवरी हो सके. आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारी, आप देखिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है,
और अर्थ के जो बाहर है, ठीक है, अर्थ है ये, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, और ये हमारी क्या है, ओजोन लेयर है, ठीक। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। हमारा पहले अर्थ आता है, फिर हमारा एटमॉस्फेयर आता है, फिर हमारी बाहर क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। ये क्या है, सन से क्या हो रही है, ये रेडिएशन हो रहा है, और ये अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो नीचे तक के आ रही हैं। इससे क्या होता है कि जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर क्या करती हैं, इन अल्ट्रावायलेट किरणों को यहाँ तक के आने से क्या करती हैं, रोकती हैं, ठीक, रोकती हैं। तो अभी हमने जैसे कहा ओजोन डिप्लेशन पतलापन आ रहा है, तो आप देख सकते होंगे यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चीज़ देखिए, होल दिखाई दे रहा है जहाँ पे लिखा भी है ओजोन होल। ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो केमिकल्स हैं, ठीक है, जिन हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं, ये जो केमिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये धीरे धीरे कह सकते हैं इसको पतला कर रहे हैं, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, होल करे दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो बड़े पैमाने पर क्या हो रही हैं, यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, और इसके जो रोकने की क्षमता है वो कम होती चली जा रही है। दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीरेशन। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं। वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, लेकिन हम इन शॉर्ट भी इसको एक बार देख लेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन के क्षतिकरण के लिए, ठीक है। और तो ऐसे फर्स्ट है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हमारा जो CFC जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे क्या होता है कि ये जो है हमारे ओजोन को क्षति पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है ओजोन की परत को। और CFC जो है मेनली अगर हम देखें तो अगर आप लोग अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर पर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मतलब असर कर रही है, तो हम लोग CFC का भी नाम उसमें लेते हैं कभी, ठीक है। अगर CFC का नाम लिया जाएगा उसमें, अगर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं और जो हमारे एयर कंडीशनर हैं वो कौन सी गैस का क्या कहते हैं, मतलब कौन सी गैस उनसे निकलती है, तो उनसे CFC गैस ही निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी ऐसी गैस है जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है और ओजोन लेयर को प्रभावित कर रही है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये जो रिलीज़ होती है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, ठीक है, इन सब से क्या होती है, ये गैस बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। जो मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, वो क्या करते हैं, हमारे समताप मंडल को, ठीक है, हमारे समताप मंडल के हमारे जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है उसको क्या करते हैं, ब्रोक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है एंड रिलीज क्लोरीन, ठीक है। इससे क्या होता है, जब ब्रोक हो जाती है जो स्ट्रेटोस्फेयर, तो इससे क्या होता है हमारा कि ये जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन के एटम्स जो होते हैं, इससे क्या होते हैं, फिर रिलीज होने लगते हैं। और ये जो क्लोरीन के जो एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी ओजोन से रिएक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि इसमें नेक्स्ट है हमारा रॉकेट, अनलिमिटेड रॉकेट लॉन्चेस, ठीक है। जो रॉकेट के अनलिमिटेड लॉन्चेस होते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, ऐसे साइंटिस्ट ने माना है, ऐसी मतलब एक रिसर्चेस में ऐसा साबित हुआ है कि ज़्यादा रॉकेट के लॉन्चेस से क्या होता है, हमारी जो ओजोन का डिप्लीरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे
नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, ठीक है। जो भी नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन के क्षतिकरण के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल कॉजेज़ हैं। नेचुरल कॉजेज़ में हम ये कह सकते हैं, जैसे कि नेचुरल कॉजेज़ की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल कॉजेज़ में दो कॉजेज़ बहुत ज़्यादा सामने आते हैं जो कि ओजोन लेयर को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। द फर्स्ट वन इज सन स्पॉट्स एंड द स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स, ठीक है। ये दो रीज़न क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ये दो रीज़न हमारे जो परत है ओजोन की उसको क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ 1-2% जो होता है ये क्या कर पाते हैं, इनको नुकसान पहुंचा पाते हैं। जो एक लास्ट है क्या है, वोल्केनो इरप्शंस, यानी कि विस्फोट होना, वोल्केनो का ज्वालामुखी का फटना, ये भी क्या करता है, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार, इसको भी हम कह सकते हैं। यानी कि ये भी एक रीज़न है, एक कॉज है जिससे ओजोन का डिप्लीशन होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन कुछ सब्सटेंसेस हैं, ये उन सब्सटेंसेस के बारे में हम देखेंगे और उनके सोर्सेस क्या हैं उन सब्सटेंसेस के, जो कि जिनसे सोर्सेस से हो करके ये सब्सटेंसेस पास ऑन होते हैं, निकलते हैं और ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, द फर्स्ट वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है। CFC के बारे में मैंने बताया। CFC जो है अभी मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया है कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों से CFC जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, निकलता है और ये जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट वन इज़ हैलेंस, ये कहाँ है, अग्निशमक जो होते हैं, ठीक है, उनमें से क्या होता है, ये जो होते हैं वो निकलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जितने भी विलायक होते हैं, जैसे कि आप लोग विलायकों को जानते होंगे, दे आर डिफरेंट सॉल्वेंट्स, ठीक है। जो हमारे डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं उनसे कौन से जो है सब्सटेंस से पास होते हैं, दैट इज़ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो हमारे सॉल्वेंट्स से निकलता है। एरोसोल, जैसे कि आप जानते हैं एरोसोल से मिथाइल क्लोरोफॉर्म निकलता है, उससे क्या होता है, इसमें बहुत नुकसान होता है, हमारी ओजोन डिप्लीशन के लिए बहुत जिम्मेदार है। एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारी क्लीनिंग सॉल्वेंट्स जो होते हैं और अग्निशमक, उनमें क्या होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मौजूद होते हैं। ये जितनी भी मैंने बताए हैं आप लोगों को, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट जो है सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो हैं वो ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार हैं। हैलेंस सब्सटेंस है। थर्ड जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। फोर्थ वन इज़ मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। एंड फिफ्थ की अगर हम बात करें तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। ये जो है आपका, ये इतना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये जो है हर हाल में याद कर लेना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं ओजोन डिप्लीशन के, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। तो ओजोन डिप्लीशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट जो हैं हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत पड़ते हैं। मेजर इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो जो पड़ते हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया, मैन एंड इन्वायरमेंट पे पड़ते हैं। अगर हम पहले इसकी बात करें कि ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ में डायरेक्ट जो है अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं, जिसका जो रेडिएशन होता है सन का, उससे क्या होता है, अगर ओजोन परत का ह्रास हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा, रिज़ल्ट ये निकलेगा कि सीरियस हेल्थ डिजीज़ेस, ठीक है, सीरियस हेल्थ डिजीज़ेस होंगी, वो आपके सामने आएंगी। जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आपके सामने आएंगे, जैसे कि स्किन डिजीज़, ठीक है। इसमें सबसे पहले नाम जैसे स्किन डिजीज़, आप लोग खुद जानते हैं कि हम लोग सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों से जो चेहरा होता है वो ख़राब हो जाता है। तो स्किन डिजीज़, कैंसर,
स्किन कैंसर इसमें सबसे ज़्यादा, सन बर्न्स हो जाते हैं, अभी जैसे मैंने बताया आपको, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब झुर्रियाँ चेहरे पे आ जाती हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। दीज आर सम रीजन्स, ठीक है। तो कितने ह्यूमन डिजीज़ की बात करें तो कितने डिजीज़ की हम लोगों ने अभी बात करी। पहली जैसे स्किन डिजीज़ हो गई, फिर कैंसर हो गया, स्पेशली स्किन कैंसर, फिर सनबर्न, कैटरेक्ट, क्विक एजिंग यानी कि झुर्रियाँ चेहरे पे आ जाती हैं, एंड द लास्ट वन इज़, सिक्स्थ वन इज़ वीकन इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वो वीक हो जाता है। अगर हम एनिमल स्पेस की बात करें तो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो स्किन और आई कैंसर का भी रीज़न बनता है इन एनिमल्स में भी, ठीक है। अगर हम आते हैं इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज से क्या है, जो फ्लावर की ग्रोथ है, फोटोसिंथेसिस है, वो क्या हो रहा है, वो उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा धीमे होता है। फॉरेस्ट ऑल्सो बेयर दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज, यहाँ तक कि जंगलों पर भी क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज का बहुत हार्मफुल क्या है, बहुत ख़तरनाक प्रभाव पड़ता है। मरीन लाइफ, अब हम लोग समुद्री लाइफ की बात, अब हम मरीन लाइफ की बात करेंगे, समुद्री जीवन का क्या इफ़ेक्ट है इस पे ये देखेंगे। तो प्लैंक्टन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे क्या होते हैं, इफ़ेक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, जैसे कि हम प्लैंक्टन्स को ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे अति सूक्ष्म जीव जो समुद्रों, नदियों, झीलों के पानी में तैरते रहते हैं, ये जो होते हैं आर हाई, जो जैसे हमारी फूड चेन होती है, ऐसे एक्वेटिक फूड चेन भी होती है समुद्रों की। तो अगर प्लैंक्टन्स जो हैं डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो समुद्री फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव होगा। और जो लोअर चेन के, ठीक है, इस चेन पे जो लोअर जो हैं, ठीक है, चेन पे जो मतलब जीव हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो क्या होगा, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी आज ओज़ोन डिप्लेशन की मीनिंग देखी, ओज़ोन क्या है इसके बारे में जाना, ओज़ोन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं ये पता किया, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो ओज़ोन की परत के ह्रास के लिए ज़िम्मेदार हैं, इसको जाना, और इसका इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ता है ह्यूमंस पे, की हेल्थ पे, एनिमल्स पर, एनवायरनमेंट पर और मरीन लाइफ पर, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।